जय हिंद दोस्तों। रिसेंट यूपीएससी ईपीएफओ की वैकेंसी आउट हुई है, इसके डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 418 वैकेंसीज देखने को मिलेगी फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर्स भी कहते हैं। और ये देखिए ईपीएफओ की बात कही गई है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। यहाँ पे टोटल 408 वैकेंसीज़ की बात की गई है, जिनमें से SC 57, ST 28, OBC 78, EWS 51 और UR के तहत 204 वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। ये डेट्स हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। 25 फरवरी 2023 से ये आउट है और ये क्लोज़ कब होंगी तो 6 PM में 17/3/2023 को। दोस्तों आइए सिलेबस को क्विकली देख लेते हैं। देखिए सिलेबस की बात करें तो जनरल इंग्लिश के टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज पर क्या कमांड है कैंडिडेट की वो चेक करेंगे, और कुछ वोकेबलरी के वर्ड भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेगा। करंट इवेंट और डेवलपमेंट इशूज़ हैं, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी है, जनरल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं बिकॉज ईपीएफओ का पोस्ट है, और इसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। इसके बाद जनरल साइंस देखने को मिलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन की अलग से बात की गई है, तो कंप्यूटर पर काफ़ी सारे सवाल आते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी देखने को मिलेगी, और मैथ जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, उनसे भी काफ़ी सारे सवाल देखने को मिलते हैं। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। वेटेज की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 75-25 का रेशियो है रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू को लेकर के। इसके बाद स्कीम तो वही है, 2 घंटे का पेपर देखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चन की इक्वल मार्क हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। और क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको पता ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, और पेनल्टी भी है, कितनी है 1/3 की, तो बहुत सावधानी से आपको आंसर मार्क करना है। यहाँ पे हम रिसेंट वाले पेपर जो 2021 में हेल्ड हुआ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। यहाँ हम आगे के हिस्ट्री के सवाल करेंगे। बहुत सारे सवाल यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे, एंशिएंट और मिडिवल से बहुत कम क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी, तो ये हमने कवर किया था लास्ट के लेक्चर में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। और मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्या वजह थी और ये पार्टी किस तरीके से आगे चल के अन्य पार्टीज़ के साथ मर्ज हो जाती हैं। ये आज का हमारा पहला सवाल है, और ये क्वेश्चन भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही है। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया, तो भारत में जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, इसका समर्थन निम्नलिखित में से कौन नहीं करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास अश्विनी कुमार दत्त, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, कृष्ण कुमार मित्रा या लाला लाजपत राय। मिलिटेंट नेशनलिज्म का क्या मतलब है? अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा। दोस्तों बात करते हैं मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट की। ये स्पेक्ट्रम बुक है। देखिए अगर मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो 20वीं सेंचुरी के डॉन में ही हमें क्या देखने को मिलता है कि नेशनलिस्ट थिंकर की एक ग्रुप है, और ये उभर करके आती हैं, और ये बहुत ही मिलिटेंट अप्रोच की बात करते हैं। अब इनके विचारधारा को भी हम समझेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे। तो पहले है राजनारायण बोस, इसके बाद अश्विनी कुमार दत्त, औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी बंगाल में हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट की एक शाखा बंगाल में देखने को मिलती है, और इनके इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से हैं? राजनारायण बोस हैं, अश्विनी कुमार दत्त हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी पत्रिकाएं भी निकाली जाती हैं इनके द्वारा, ताकि मिलिटेंट नेशनलिज्म की विचारधारा को प्रमोट किया जाए। इसके बाद अगर महाराष्ट्र वाले रीजन में बात करें तो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं। ये मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से पंजाब में लाला लाजपत राय देखने को मिलते हैं। और देखिए सबसे फेमस अगर बात करें यहाँ पे तो ऑब्वियसली तिलक जी का नाम आएगा। और बेसिक टीनेंट्स क्या है वो समझ लेते हैं। तो फॉरेन रूल के लिए ऑब्वियसली हेट्रेड की बात की जाएगी, क्योंकि इनका यही मानना है कि अब जो है कोई ऑप्शन नहीं बचा है,
और कोई उम्मीद नहीं है कि अब खुद से यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा कोई किसी प्रकार का अधिकार और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद नेशनल मूवमेंट का गोल क्या रखा जाएगा? ऑब्वियसली स्वराज रखा जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन की बात की जाएगी। मतलब ये बिल्कुल आप कह लें कि मॉडरेट्स के उल्टी शाखा है, यानी जिस तरीके से मॉडरेट्स बात करते हैं कि सभी चीज़ों में मतलब ट्रिपल पी की बात की जाएगी, प्रेयर, पिटिशन और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो यही बात करते हैं कि स्वराज को गोल रखा जाएगा, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन की बात की जाएगी, विश्वास होगा तो वो जनता के पावर में होगा। तो यही बात है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म का ही पार्ट है। बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस टू चैलेंज द अथॉरिटी। इसके बाद पर्सनल सेक्रीफाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक ट्रू नेशनलिस्ट के लिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाउ दोस्तों इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमसे नोट पूछा गया था, तो अभी हमने देखा अश्विनी कुमार दत्त जी का नाम है। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर महाराष्ट्र है, बिल्कुल ऑब्वियसली मिलिटेंट नेशनलिस्ट थॉट का पार्ट है। कृष्ण कुमार मित्र का नाम हमने नहीं देखा। इसके अलावा लाला लाजपत राय भी ऑब्वियसली शामिल हैं पंजाब रीजन से। तो सभी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं सी को छोड़ करके, और हमारा सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी, कृष्ण कुमार मित्र। दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त जी के बारे में ध्यान रखिएगा, ये एक स्कूल टीचर होते हैं और स्वदेश बांधव समिति इनके द्वारा स्थापित की जाती है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, यानी 1905 के टाइम पे। तो ध्यान रखिएगा नाम स्वदेश बांधव समिति। तो दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हमने देख लिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिचुएशन इन द रैयतवाड़ी एरियाज इज करेक्ट? तो रैयतवाड़ी एरियाज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना दी हैं, काफ़ी डिटेल में कवर किया है। हालांकि यहाँ पे रैयतवाड़ी के बारे में हम रिवाइज कर लेंगे, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखिए उन वीडियोस को, बिकॉज हमने यूपीएससी के 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक सवाल पक्का होता है यहाँ से, या तो जमींदारी सिस्टम के बारे में पूछ लेंगे या फिर रैयतवाड़ी या फिर महलवाड़ी। ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया ना कि नॉट करेक्ट, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड जो है ये पास कर दिया जाएगा मनी लेंडर के हैंड में और मर्चेंट और रीच पीजेंट्स के हैंड में, जो कि टीनेंट्स की सर्विसेज में इन ये जो एक्स्ट्रा मनी लेंडर लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड जो पास किया गया है, इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे टीनेंट्स की सर्विसेज में। टीनेंट्स मतलब जो खेती कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ज़मीन में। इसका ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं हिंदी में भी। अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और धनी किसानों के हाथों में चली गई, जिन्होंने सामान्यतः पट्टेदारों की सेवाओं का उपयोग किया था। इसका क्या मतलब है कि ज़्यादातर जो लैंड है इस सिस्टम के तहत वो व्यापारी, साहूकार, धनी किसान इनके हाथों में चली गई, और वो जो है इन एक्स्ट्रा पैसों का पट्टेदारों के सेवाओं के लिए उपयोग कर रहे हैं, ऐसा कह रहा है ये ऑप्शन। दूसरा देखिए, भूमिहीन श्रमिक जो है वो भूस्वामी बन गए, यानी जिनके पास पहले लैंड नहीं थी, बेसिकली हम बात कर रहे हैं लैंडलेस लेबरर्स की, ये लैंडलॉर्ड बन गए। तीसरा कहा जा रहा है कि पट्टेदारों को ऊंचे दामों पर भूमि पट्टे पर देने की पद्धति पर रोक लग गई। और चौथा कहा जा रहा है जमींदारी पूरी तरह से ही खत्म हो गई। यानी ऑप्शन इंग्लिश में अगर हम देखें तो लैंडलेस लेबरर जो हैं ये लैंड ओनर बन जाते हैं, यानी ज़मीन के मालिक बन जाते हैं, जिनके पास कल तक ज़मीनों पर मालिकाना हक नहीं था वो। और तीसरा कहा जा रहा है कि जो लीजिंग आउट की सिस्टम है ये बंद कर दी जाती है हाई प्राइसेस में जो होती थी, और लैंडलॉर्डिज्म को कम्प्लीटली ये ख़त्म देखने को मिलता है, ऐसा ये ऑप्शन कह रहा है। दोस्तों इस सवाल को हल करने के लिए रैयतवाड़ी सिस्टम को समझ लेते हैं। देखिए ये जो पीडीएफ है ये मैंने आपको शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल शॉर्ट वे में लिख दी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को कंपाइल करके। रैयतवाड़ी सिस्टम की बात करें तो ये सर टॉमस मुनरो और एलेक्जेंडर रीड इनके संस्थापक हैं। दोनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बारामहल डिस्ट्रिक्ट में कर्नल रीड के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम से अपना संबंध रखते हैं, तो मुनरो हैं और रीड हैं। और बाद में ये मद्रास प्रेसिडेंसी में एक्सटेंड कर दी जाती है 1820 के बाद। ये देखिए मद्रास में सवाल ये उठता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम क्यों स्थापित की गई। जो परमानेंट सेटलमेंट था, यानी जो जमींदारी सिस्टम थी जो बंगाल वाले रीजन में मेनली देखने को मिल रही थी, उसी सिस्टम को क्यों नहीं स्थापित किया गया साउथ वाले रीजन में भी, जो कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1793 में। ये सब कुछ हमने कवर किया है, उन वीडियोज़ को आप रेफर कर सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या था? देखिए जब मुनरो को भेजा जाता है कि आप जाइए मद्रास वाले रीजन में, क्योंकि वो न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी है, और सर्वे करिए, समझिए किस तरीके की लैंड असेसमेंट सिस्टम सही रहेगी।
तो जब मुनरो वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी बड़े बड़े ज़मींदार हैं, लेकिन साउथ इंडिया में खास करके मद्रास वाले रीजन में उतने बड़े ज़मींदार यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। इसलिए एक ऐसे सिस्टम को चलाया जा सकता है जिनमें डायरेक्ट सेटलमेंट की जाए, किनके बीच, कल्टीवेटर के बीच जो ज़मीनों पर खेती कर रहे हैं, और ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच। बेसिक फीचर की बात कर लेते हैं रैयतवारी सिस्टम के तहत। तो बेसिकली रैयत का मतलब ही होता है किसान। तो यहाँ पे इस सिस्टम के तहत क्या होता है कि कल्टीवेटर जो है इन्हें ही ओनर मान लिया जाएगा ज़मीन का, यानी ये ज़मीन है, अब इस पे जो कल्टीवेशन करेंगे, जो खेती करेंगे, वही इस ज़मीन के मालिक होंगे। हालांकि ज़मींदारी सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, हमने देखा था जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके तहत तो ये बात थी ही नहीं, जस्ट इसके विपरीत था। क्योंकि वहाँ पे जो कल्टीवेशन कर रहे थे उनसे तो बल्कि टैक्स वगैरह के रूप में पैसे लिए जाते थे, और बाद में फिर वो पैसे का कुछ पार्ट ऊपर और कुछ पार्ट ये बीच में मिडलमैन रखते थे, राइट। तो यहाँ पे इस सिस्टम के तहत क्या होता है कि कल्टीवेटर को जो है वो ऑनर मान लिया जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि वही कंडीशन है जब तक आप टैक्स पे करें तब तक, उसके बाद फिर अगर टैक्स पे करने में असमर्थ है तो फिर अलग कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सबसे खास बात तो यही कि ये परमानेंट नहीं है, यानी सर्वे होगा ज़मीनों का, उसके आधार पर जो तय होंगे टैक्सेस वगैरह, जो भी पैसे लिए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें तय होंगी, यानी फिक्स नहीं रहेंगी। जबकि परमानेंट सेटलमेंट में बिल्कुल फिक्स था, बिल्कुल फिक्स रख दिया गया था, और नाम इसी वजह से परमानेंट था। इसके बाद देखिए ये जो टैक्स पे किया जा रहा है प्रत्येक फील्ड में, ये गवर्नमेंट ऑफिसर फिक्स करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी फिक्स नहीं होगा, बल्कि ये सर्वे होगा प्रत्येक फील्ड का, और फील्ड के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल फिक्स की जाएंगी। और इसी तरीके से जो कल्टीवेटर है इनके पास ये चॉइस होगा कि या तो आप फील्ड को कल्टीवेट कर लें, या फिर आपको उतना अमाउंट पे करना है, या फिर नहीं भी कल्टीवेट कर सकते हैं, वैसा ऑप्शन देखने को मिलता था। डिमेरिट क्या थी? तो बहुत सारे डिमेरिट थी, बल्कि इनफैक्ट आप देखें तो परमानेंट सेटलमेंट से ज़्यादा डिमेरिट देखने को मिलेगी। परमानेंट सेटलमेंट की मेन डिमेरिट कई सारी थी। जैसे एक तो लगता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस टाइम पे कि अगर परमानेंट रख दी जाएंगी चीज़ें, यानी बिल्कुल फिक्स्ड परसेंटेज कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि ज़मींदार जो है वो उन एक्स्ट्रा पैसों को यहाँ पे ज़मीनों को और डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे। लेकिन वैसा कुछ देखने को मिला नहीं, सब कुछ उसका उल्टा हुआ। तो रियायतवारी सिस्टम के तहत भी बहुत सारे डिमेरिट हैं। पहला तो ये कि कल्टीवेटर को ऑनर नहीं माना गया। कहने का मतलब ये है कि कल्टीवेटर ऑब्वियसली ऑनर तो हैं, बट तभी तक जब तक कि वो टैक्स पे कर रहे हैं। और दूसरा तो यही कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स रखा जाता था, और क्रॉप फेल हो जाती थी फिर भी यहाँ पे कोई रियायत नहीं दी जाती थी। इसका प्री कट असेसमेंट देखने को मिलता है, यानी बहुत जगहों पे सर्वे नहीं किया गया और डायरेक्टली फिक्स कर दिया गया कि इतना इंटरेस्ट रेट देना होगा, जबकि ज़मीनें उतनी उपजाऊ नहीं भी थी। तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी कवर किया है उन वीडियोस के थ्रू। हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि यूटिलाइज़ किया गया टीनेंट्स के सर्विसेज के फेवर में। ऐसा कोई यूटिलाइजेशन नहीं देखने को मिला, ना ही ज़मींदारी सिस्टम में, ना ही रैयतवारी में। क्या लैंडलेस लेबरर लैंड ओनर बन गए? बिल्कुल नहीं। तीसरा देखिए, इट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग आउट ऑफ लैंड टू टीनेंट्स एट हाई प्राइसेस। दोस्तों अगला ऑप्शन देखिए, इट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग आउट लैंड टू टीनेंट एट हाई प्राइसेस। तो ये बात भी यहाँ पे गलत देखने को मिलेगी, ऐसा कोई लीजिंग आउट का सिस्टम नहीं है। और चौथा कहा जा रहा है कि लैंड लॉर्डिज्म को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया, तो ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है। लैंड लॉर्ड सिस्टम, लैंड लॉर्ड वाला जो प्रोविज़न था ये बिल्कुल चलता ही था। तो इस तरीके से कोई ख़ास ऐसा आप कह लें चारों ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट नहीं देख सकते। बट ये यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर देखिए, 92 का कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए। इसका मतलब यह है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द मनी लेंडर, मर्चेंट एंड रिच पीजेंट हु यूजुअली यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ द टीनेंट। इस ऑप्शन को करेक्ट माना गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, कुछ हद तक सही है। क्योंकि देखिए अगर लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड की बात करें तो बिल्कुल ये मनी लेंडर के हाथों में तो पहुंची, बट जैसा यहाँ पे कहा गया कि टीनेंट की सर्विसेज में यूटिलाइज किया गया, एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, बट चूंकि हमें ऐसा ऑप्शन चुनना होता है जो लेस बेड हो, तो ए बिल्कुल सही बनता है उस हिसाब से अगर देखें तो। बिकॉज कहीं ना कहीं जब पीजेंट के हाथों में, पीजेंट को डायरेक्टली टैक्सेस देने हैं तो पीजेंट को फ़ायदा होगा ही। और जिन्हें टीनेंट्स एक्चुअली कहा जा रहा है, टीनेंट्स का मतलब है कि जो खुद खेती कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके यूटिलाइजेशन, उनके फेवर में बात देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे चारों ऑप्शन में से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1911 में किनके द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की जाती है बॉम्बे में?
गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे डांगे, NM जोशी या फिर MR जयकार। दोस्तों ये स्पेक्ट्रम का पेज नंबर 216 है और यहीं पे आप देख सकते हैं सोशल सर्विस लीग की बात की गई है। तो ये गोखले के फॉलोअर होते हैं नारायण मल्हार जोशी। इनके द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की जाती है बॉम्बे में। कब? 1911 में। और NM जोशी के द्वारा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थापना देखने को मिलेगी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे एटक कहा जाता है, 1920 में स्थापित की गई थी NM जोशी जी के द्वारा। और इनका प्रमुख योगदान भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेनली बात की जा रही है कि कई सारे स्कूल, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और कई सारे जगहों में इनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इनकी एक्टिविटीज़ मेनली पुलिस कोर्ट एजेंट वर्क और लीगल एड या पुअर और इल रिलेटेड की सहायता, एक्सकर्जन फॉर स्लम ड्वेलर्स, फैसिलिटीज़ फॉर जिम्नेजिया, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। तो कई सारे फील्ड में इनका योगदान देखने को मिलता है। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाएगी तो फिर बात होगी ट्रेड यूनियन की। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी, नारायण मल्हार जोशी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स इन द कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी में नो चेंजर ग्रुप का पार्ट कौन नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद या मोतीलाल नेहरू। दोस्तों स्वराजिस्ट और नो चेंजर की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है ये देखिए। तो गांधी जी की अरेस्ट हो जाती है 1922 में। इसके बाद डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है और ख़ास करके कांग्रेस जो है वो दो भागों में आप कह सकते हैं कि बट जाती है। एक सेक्शन तो ये होता है जो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, इनके द्वारा लीड किया जाता है और ये बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट कर दिया जाना चाहिए। और ताकि इसके पीछे का रीज़न मेनली ये था कि जो नेशनलिस्ट है यानी जो राष्ट्रवादी लीडर हैं ये इनमें एंटर करें और एक्सपोज करें इनके बेसिक वीकनेस को, और ख़ास करके ये जो असेंबलीज हैं इनके वीकनेसेस को, और इन काउंसिल को एक फील्ड के जैसा यूज किया जाए, पॉलिटिकल स्ट्रगल के एरिना के रूप में यूज किया जाए और एंथुजियाज़म को, लोगों के एंथुजियाज़म को और बढ़ाया जाए। सो बेसिकली यहाँ पे एंड और मेंड की बात है। ये प्रयास करेंगे, अगर इन गवर्नमेंट इनकी बात मानती है तब तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर ये इनके काम में बाधा डालेंगे। तो ये बात हम किनकी कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम किस सेक्शन की? स्वराजिस्ट की, जिन्हें प्रो चेंजर्स भी कहा जाता है। और इसी के विपरीत नो चेंजर्स देखने को मिलते हैं। सो नो चेंजर्स में कौन कौन शामिल हैं? राजा जी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं और MA अंसारी हैं। तो बेसिकली कांग्रेस का आप कह सकते हैं यंगर कल्ट देखने को मिल रहा है नो चेंजर्स के तहत। सो जैसा कि हमने स्वराजिस्ट के अंदर देखा कि ये बात करते हैं कि हम एंट्री लेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे और इसके बाद हम एंड और मेंड वाली बात करेंगे। या तो हम प्रयास करेंगे कि चीज़ें सुधार दी जाएं, और अगर नहीं सुधरती हैं तो फिर बाधा डालेंगे किनके? गवर्नमेंट के कामों में, काउंसिल के कामों में। जबकि जो नो चेंजर हैं इनमें आप देख सकते हैं राजा जी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं और MA अंसारी हैं। और ये बात करते हैं कि नहीं, काउंसिल एंट्री वाली जो बात है ये बिल्कुल गलत है, विरोध किया जाता है इनके द्वारा। और ये बात करते हैं कि इन कामों की बजाय हम कंस्ट्रक्टिव वर्क का काम करते हैं और बेसिकली बॉयकॉट और नॉन कोऑपरेशन ये चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। तो ये नाम ध्यान रखिएगा कौन कौन है। राजा जी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, MA अंसारी हैं, ये नो चेंजर का पार्ट है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन पार्ट नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑब्वियसली पार्ट है, डॉक्टर अंसारी अभी हमने देखा कि ये नो चेंजर का पार्ट है, बाबू राजेंद्र प्रसाद भी नो चेंजर का पार्ट है। लेकिन मोतीलाल नेहरू जो हैं ये स्वराजिस्ट हैं, प्रो चेंजर हैं। इनफैक्ट आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है, इसलिए प्रो चेंजर्स हैं। दोस्तों इसी तरह का सवाल CDS में पूछा गया, CDS 1 2022 में यही पूछा जा रहा है कि नो चेंजर के ग्रुप से कौन बिलोंग नहीं करते हैं? MA अंसारी, विट्ठल भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या फिर कस्तूरी रंग आयंगर। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, विट्ठल भाई पटेल। MA अंसारी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तो काफ़ी आसानी से एलिमिनेट हम कर सकते हैं बिकॉज ये नो चेंजर का पार्ट है। बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पार्ट कौन नहीं है, तो ये दो नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का यंगर कल्ट जो है ये जनरली नो चेंजर का पार्ट है, और जो जनरली जो ओल्डर कल्ट हैं ये आप देखें तो ये नो चेंजर का पार्ट नहीं बल्कि स्वराजिस्ट के पार्ट माने जाएंगे।
तो विठल भाई पटेल जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पिताजी हैं, ये स्वराजिस्ट का ही पार्ट आप कह सकते हैं, यानी ये नो चेंजर के ग्रुप से अपना संबंध नहीं रखते हैं। बाकी तीनों रखते हैं। कस्तूरी रंगा अयंगर जी का नाम भी ध्यान रखिए कि ये नो चेंजर वाले ग्रुप का ही पार्ट थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान और सदाबहार सवाल है। कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर या लॉर्ड वेवेल? तो लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं थे, बल्कि ये तो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। सो दोस्तों हिस्ट्री से इतने ही सवाल थे यहाँ पे, और हमने सभी सवालों को कवर कर लिया है। ज़्यादातर सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से ही थे, एक दो सवाल मेडिवल से थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। किस विषय की एनालिसिस आप पहले चाहते हैं ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। ये वीडियो सीरीज़ के बारे में आपके क्या विचार हैं यह भी आप लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।